यस यारो, स्वागत है आप सभी का रैपिड रिवीजन टैक्सेशन सब्जेक्ट। बहुत वास्ट है बट बहुत कम नंबर ऑफ पेजेस पे, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में विद समरी नोट्स एंड चार्ट्स में रिवीजन लाए हो आपके साथ। इट विल वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम। सो बेटा फर्स्ट चैप्टर ले रहे रेसिडेंशियल स्टेटस। बेटा अपने रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते सभी एसएससीज का जस्ट ये जानने के लिए उनके लिए कौन सा इनकम टैक्सेबल है। जैसे आपको पता है अपन इनकम करते हैं, भारत में भी इनकम करते हैं और इंडिया के बाहर। अगर आप रेसिडेंट होते हैं ना तो आपके पूरे वर्ल्ड के, संसार के सारे इनकम टैक्सेबल है। अब नॉन रेसिडेंट होएंगे ना तो आपके ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल है, इंडिया के बाहर के नहीं। इसलिए अपने को रेसिडेंट स्टेटस जानना है। तो बेटा रेसिडेंट स्टेटस एक इंडिविजुअल और हब का एक ही टाइप का होता है। यस बोलना, इंडिविजुअल एंड हब का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या नॉन रेसिडेंट। फिर से रिपीट करेंगे, इंडिविजुअल हब क्या हो सकता है, आरओआर, आरएनआर या नॉन रेसिडेंट। बाकी के सभी एसएससी, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एओपी, एलएलपी, सबका आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। यस बेटा, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी वगैरह का आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और सबसे बड़ा डिस्कशन यहाँ पे इंडिविजुअल का, क्योंकि आपके इंटरमीडिएट पे इंडिविजुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे अपने सब कुछ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच प्रीवियस ईयर। अपन प्रीवियस ईयर सीख रहे हैं 24-25 का। सो 24-25 का स्टेटस डिसाइड करना सीखेंगे। बेटा एक इंडिविजुअल इंडिया पे पहले या तो रेसिडेंट बनेगा या नॉन रेसिडेंट। यस, क्या बनेगा एक इंडिविजुअल, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो फिर कुछ और कंडीशंस देखेंगे, उसको सेटिस्फाई कर लेंगे तो आप आर ओ आर, और नहीं कर पाएंगे तो आर एन ओ आर। तो ये 3 टॉपिक है। और एक छोटा सा कंसेप्ट डीम्ड रेसिडेंट का भी है जो मोदी जी ने लाया है 15 लाख से ऊपर वाले इनकम का। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आप इंडिया में रेसिडेंट कैसे बनेंगे। रेसिडेंट बनने के लिए बेटा 6(1) में 2 कंडीशन दिया गया है। 6(1) में 2, एक है 182 डेज और मोर। कोई भी इंडिविजुअल भारत में प्रीवियस ईयर 24-25 पे, प्रीवियस ईयर 24-25 पे 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया, या 60 डेज इन प्रीवियस ईयर 24-25 एंड 365 डेज फॉर पीपीवाई। बी में 2 पॉइंट है बेटा, 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज फॉर पीपीवाई प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यानी आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है, उसके पहले का, तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट। तो कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में कैसे रेसिडेंट बनेगा, तो ऐसे बोलना 6(1) का एनी वन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज फॉर पीपीवाई। यस, तो दोनों में से किसी एक को आप हिट कर लिए तो यू हैव बिकम रेसिडेंट। फिर अपन 6 भी चेक करेंगे, बट दोनों में से किसी को सेटिस्फाई नहीं किया, ए भी नहीं किया, बी भी नहीं किया, तो आप बन जाएंगे सीधे नॉन रेसिडेंट। अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो आगे कुछ नहीं, दैट चैप्टर इज क्लोज। अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो ये चेक करना है बेटा कि आप आरओआर हो ना आरएनओआर। तो रेसिडेंट बनने के लिए क्या बोलना पड़ेगा बेटा, 6(1) का एनी वन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज फॉर पीपीवाई। बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, 60 डेज का एक्सेप्शंस है, दैट इज ये बी वाला कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर, और फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। आप इंडियन सिटीजन हो, आप 24-25 में इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, ऑफिस, आपका ऑफिस खोल के रखे हो फॉरेन पे, या आपका जॉब है या बिजनेस है, बाहर नोट छापने जा रहे हो,
तो 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा, या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। ध्यान रखना यहाँ क्या बोलेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। एक्सेप्शंस कब 60 डेज नहीं लगेगा, 182 डेज देखना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और एक है सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। ये दो सिचुएशन को ध्यान से देखना, यहाँ पे 182 डेज ही क्राइटेरिया है। क्या जाने आप जा रहे हो तो सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और दूसरा है बेटा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो बाहर सेटल्ड है, इंडिया में घूमने आते, उनके लिए भी 60 डेज 365 नहीं देखना, 182 डेज रहेंगे तो आप रेसिडेंट, अदरवाइज बिंदास नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, अभी अभी पढ़े थे, वो उनके लिए 60 डेज नहीं लगता, बट इनकम एक्सीड्स 15 लाख, COI POI comes to India and visit, and your income exceeds 15 lakhs, stay 120 days or more and 365 days in 4 PPY, तो भी आप फंस जाएंगे RNOR। तो क्या बेटा यहाँ पे COI POI comes to India on visit और अमीर COI POI that is जिसका इनकम more than 15 lakhs, 15 lakhs no brother sisters, more than 15 lakhs, 15 लाख होने से भी मोदी जी नहीं फंसाएंगे। याद है ना, मोदी जी कहे थे एक बार, अब की बार बीजेपी सरकार तो सबके घर में 15-15 लाख रुपया आएगा फॉरेन से पैसा, इसलिए मोदी जी यहाँ पे लाए, लेकिन 15 लाख से ज्यादा COI POI comes to India on visit and your income exceeds 15 lakhs for 120 days or more, 182 डेज नहीं, हाँ 182 डेज होगा तो यहाँ पे फंस जाएंगे, एंड 365 डेज फॉर PPY, तो आप बन जाएंगे RNOR। दिस इज न्यू, ध्यान देंगे। तो पहला दो तो ऐसे समझेंगे, 60 डेज का कंडीशन कब नहीं लगेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, यहाँ पे 60 डेज नहीं, बट COI POI comes to India on visit and your income exceeds 15 lakhs for 120 days or more के लिए आ गए, less than 182 days and 365 days for PPY, तो एक स्पेशल प्रोविजन है RNOR बन जाएंगे। बेटा इस इनकम का मीनिंग है, आगे चलकर आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपने देख लिया कि आप रेसिडेंट कब बन सकते हो। नाउ एक रेसिडेंट बनने के बाद ये चेक करना होता है कि आप ROR है ना RNOR है। बेटा 6-6 में दो कंडीशंस दिया है, एक रेसिडेंट 6-6 के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, एक रेसिडेंट 6-6 का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो ही विल बिकम ROR, और दोनों में से कोई एक करेगा या दोनों ही नहीं करेगा, एनी वन और नन, तो फिर वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फेल्स टू सेटिस्फाई बोथ, दोनों भी नहीं किया या ओनली वन किया तो यू विल बिकम RNOR। सो क्या है 6-6 का बोथ, 7 PPY में 730 डेज, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट। तो 6-6 का क्या कंडीशन है कि कोई भी इंसान 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में यानी 24-25 छोड़ के पहले का 730 डेज इंडिया में रह गया, या 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट, और रेसिडेंट बनने के लिए आपको 6-1 मतलब 182 डेज और 60 + 365 डेज रहना है, 2 बार, कम से कम, 2 से ज्यादा तो बल्ले बल्ले, तो आप बन गए ROR। सर A भी नहीं, B भी नहीं, या सिर्फ A या सिर्फ B, तो बन जाएंगे बेटा आप RNOR। तो बेटा एक इंडिविजुअल नॉर्मली ROR कैसे बनेगा, ROR 6-1 का एनी वन, 6-6 का बोथ, तो यू हैव बिकम ROR। RNOR कैसे बनेगा, 6-1 का एनी वन, 6-6 का नन और ओनली वन, तो RNOR।
तो सर 6-1 का एनीवन फिर से रिपीट कीजिए, एग्जाम में याद रहेगा। सो सिंपल, 182 डेज प्रीवियस ईयर या 60 डेज इन करेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 पीपीवाई। और 60 और 365 डेज वाला के बारे में सुनो। 60 365 डेज नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मेरे यार, कब मेरे यार नहीं लगेगा। COI leaves India as crew member of Indian ship or as for employment outside India, या COI POI comes to India on visit, तो 60 डेज नहीं देखेंगे, बट COI POI comes to India on visit for 120 days or more and 365 days or more in 4 PPY and your total या taxable income exceeds 15 lakhs, तो आप पे ठप्पा लग जाएगा आर रेसिडेंट का। एंड जो 15 लाख वाला जो इंसान होगा प्लस वाला, वो हमेशा RNOR होगा। और 6-6 का बोथ में क्या है, 7 PPY में 730 डेज और मोर, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट। और रेसिडेंट चेक करने के लिए हर एक साल जाके 6-1 देखना है। यस सर, एक मोदी जी ने डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट ओनली COI के लिए लगता है, POI के लिए नहीं। COI POI विजिट में लगता है, बट COI इनकम मोर देन 15 lakhs अदर देन फॉरेन इनकम नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। COI इनकम एक्सीड्स 15 lakhs not liable to tax in any other country, तो you will become deemed resident। आप इंडिया में रहो चाहे ना रहो, एक दिन रहो या 100 डेज रहो या 60 डेज, वो मैटर नहीं करता है, यू आर डीम्ड रेसिडेंट एंड डीम्ड रेसिडेंट इज ऑलवेज RNOR। तो डीम्ड रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, एक तो COI होना पड़ेगा, पेपर सेटर POI देगा तो नो उल्लू बनाविंग, एंड योर इनकम, इनकम का मीनिंग समझाएंगे, एक्सीड्स 15 lakhs नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो बेटा RNOR में अब 2 पॉइंट्स और प्लस हो गया, एक तो था ही 6-6 का बोथ नहीं किया, 1 किया, तो दूसरा COI POI comes to India on visit, your income exceeds 15 lakhs for 120 days or more in current previous year and 365 days for PPY, तो आप बन गए RNOR। और डीम्ड रेसिडेंट इज ऑलवेज RNOR। अब बेटा कुछ की कंसेप्ट्स ध्यान रखेंगे, पूरा आपका स्टेटस डिटरमाइन करता है कि आप इंडिया में कितना दिन थे। तो जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में कंटिन्यूअस और स्पेसिफिक प्लेस में रहे, आप इंडिया आते रहे जाते रहे, तो जितना बार इंडिया में आए हर एक बार डेज काउंट होगा। जरूरी नहीं है कि आप गुवाहाटी में रहो, दिल्ली में, कोलकाता, यू कैन स्टे एनीवेयर इन इंडिया। और अगर आप फॉरेन से आ रहे हो आज के डेट पे, तो आज का डेट भी काउंट होगा, और जा रहे हो तो जाने का दिन भी काउंट होगा। ध्यान रखेंगे, कोई इंसान 15 अगस्त को भारत से बाहर जा रहा है, तो 15 अगस्त को कहाँ है वो, इंडिया में। और कोई इंसान 30 सितंबर को इंडिया में पहुंचा, तो 30 सितंबर भी काउंट होगा। अराइवल, डिपार्चर, स्टे इन इंडिया, इंडिया में रहना है तो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में भी रहेंगे, जल थल वायु, आसमान में भी रहोगे, इंडिया के पानी में भी रहोगे, समुद्र में भी, तो भी आप इंडिया इंडिया। 12 नॉटिकल माइल, तो समुद्र में भी इंडिया है, कहां तक, 12 नॉटिकल माइल्स, ध्यान रखेंगे। और बेटा देखे थे 15 लाख वाला केस में, 15 lakhs वाला केस में ये देखे थे आप लोग, इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, तो इनकम एक्सीड्स 15 lakhs में इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं आएगा, ओनली इंडियन इनकम आएगा, इंडियन इनकम। सो इंडिया के बाहर कमाई करोगे तो वो नहीं आएगा, तो ध्यान से देखना, अर्न आउटसाइड इंडिया वाला इनकम नहीं आएगा, बट एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये जो 15-15 लाख रुपया देख रहे हैं ना, अदर देन फॉरेन इनकम, इंडिया के बाहर कोई इनकम करोगे वो नहीं आएगा। और एक बात ध्यान रखना, इंडिया के बाहर इनकम किए हो बट बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इंडिया, या प्रोफेशन इज सेट अप इन इंडिया इंडिया, उससे ऑस्ट्रेलिया में कमाई मिला, तो वो वाला इनकम कंसिडरेशन पे आएगा। और इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो ध्यान से समझना, 5 हेड्स को जोड़ के GTI और लेस डिडक्शंस दे देना ATC से ATU। कभी ATC का लाइफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन रह सकता है या ATTTA सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह का 10,000 का डिडक्शंस देना भूलना नहीं। और बेटा COI और POI था। COI का तो मतलब जिसको भारत का सिटीजनशिप है, POI का मीनिंग समझना है। POI मीन्स अ पर्सन हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वे बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या आप या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, या मैं या मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हैं, या 1947 के पहले इंडिया पाकिस्तान एक था वहां जन्मे, 1947 के पहले लाहौर में जन्मे हमारे दादाजी, मेरा जन्म कहीं भी हो, आई विल बिकम पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। एंड डीम्ड रेसिडेंट में था कि आपको मोदी जी तभी फंसाएंगे इफ यू आर नॉट लाइबल टू टैक्स एनीवेयर आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर आपका टैक्स है तो फिर आप डीम्ड रेसिडेंट पे नहीं आएंगे। लाइबल टू टैक्स मीन्स हैविंग अ टैक्स लाइबिलिटी इन एनी अदर कंट्री इवन इफ लेटर एग्जेम्प्टेड। आप किसी देश के टैक्स के ब्रैकेट में आए बट गवर्नमेंट ने छोड़ दिया तो भी आप लाइबल टू टैक्स हो, उस देश में डीम्ड रेसिडेंट पे नहीं फंसेंगे। बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं। आप सिटीजन ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, इंडिया का रेसिडेंट भी हो सकते हैं इंडिया का, तो इससे सिटीजन और रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, COI को भारत माँ प्यार से गोद में खिलाती है और बोलती है COI POI कम्स टू इंडियन विजिट 60 डेज नहीं लगेगा, या COI लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रू मेंबर आउटसाइड इंडिया तो भी 182 डेज लगेगा, 60 डेज नहीं। बस उतना ही फायदा है। आप US सिटीजन हो तो भी इंडिया के रेसिडेंट बन सकते हो, इंडियन सिटीजन तो भी बन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा था इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया मतलब बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट अगर आप ट्रैवल करते हो ट्रेनिंग मीटिंग ऑफिशियल पर्पस इन कनेक्शन विथ योर जॉब इन इंडिया, इंडिया में आपका जॉब है, उस कनेक्शन से आप ट्रैवल कर रहे हो फॉरेन पे मीटिंग वगैरह, तो वो यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो 60 डेज वाला कंडीशन भी देखा जाएगा। बेटा एक क्रू मेंबर्स के लिए एक छोटा सा डेज का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता था, लॉ मेकर ने बताया, ध्यान दीजिएगा। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ शिप एलिजिबल वॉयज, मतलब इंडिया से बाहर फॉरेन जा रहा है या फॉरेन से बाहर आ रहा है, इंडियन सिटीजन के लिए पीरियड ऑफ स्टेज ऑफ कैलकुलेट करेंगे ना, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज एक्सक्लूडेड। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, इसको ध्यान देंगे। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर इंटरनेशनल ट्रैफिक इंडिया से बाहर जा रही है, बाहर से इंडिया आ रहे, तो इस पीरियड से इस पीरियड तक मान लिया जाएगा इंडिया के बाहर है। ज्वाइनिंग द शिप से लेकर साइनिंग ऑफ शिप एज पर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। सपोज आज है 10 अगस्त, आप शिप ज्वाइन किए आज, तो 10 अगस्त को आप इंडिया में नहीं हो और फिर शिप से घूमकर वापस आ गए 15 दिसंबर, तो 10 अगस्त से लेकर 15 दिसंबर तक मान लिया जाएगा नॉट इन इंडिया। 10 तारीख को भी इंडिया में नहीं हो, 15 तारीख को नहीं हो, 16 से आप इंडिया पे हो, ये बहुत अच्छे से देखना। ये था बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का। नाउ चलते हैं बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ और SAC। जैसे मैंने बोला था एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी स्टेटस इंडिविजुअल की तरह होता है, ROR RNOR नॉन रेसिडेंट। तो पहले रेसिडेंट बनेगा हफ या नॉन रेसिडेंट, तो पहले देख लेते कि कब हफ रेसिडेंट बनेगा कब नहीं। अगर हब का कंट्रोल मैनेजमेंट होल्डली और पार्टली इन इंडिया, हब का कंट्रोल या मैनेजमेंट थोड़ा भी इंडिया से हुआ तो हब बन जाएगा रेसिडेंट, और होल्डली आउटसाइड इंडिया से रहेगा, जो पॉलिसी वगैरह बन के फॉरेन से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है करता, वहीं से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो हब का फुल्ली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट। जब एक हब रेसिडेंट बन जाएगा तो ये भी देखना है कि कब ROR कब RNOR, ये थोड़ा ट्रिकी है। हब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए कंट्रोल थोड़ा भी फ्रॉम इंडिया रेसिडेंट,
पूरा इंडिया से बाहर नॉन रेसिडेंट। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ROR RNOR कैसे बनेंगे। इफ करता सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस ऑफ 6 that is 7 PPY में 730 days और मोर, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट और मोर, तो हब बन जाएगा ROR। अगर करता 6 का दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता या सिर्फ एक करता है या दोनों को ही नहीं करता तो हब विल बिकम RNOR। बेटा यहाँ पे रेसिडेंट के लिए फिर 6-1 देखना पड़ेगा। 6-1 में 182 डेज और 63-65 डेज कर्ता के लिए नहीं लग सकता है, बिकॉज कर्ता इंडियन सिटीजन होगा, कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, घूम इंडिया में आया है घूमने के लिए, घूम के कंट्रोल कर लेता है। तो ये वाला थोड़ा ध्यान देखना, क्लास में किए होंगे आप लोग। एंड बाकी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन या तो रेसिडेंट बनेंगे या तो नॉन रेसिडेंट। तो एक कंपनी रेसिडेंट कब होएगा इंडिया पे? एक इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, या अदर देन इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनीज का पोयम इंडिया पे है। तो रेसिडेंट कब होगा? इंडियन कंपनी तो पूछो ही मत, फॉरेन कंपनी का पोयम अगर इंडिया पे है तो रेसिडेंट। पोयम क्या होता है? द प्लेस ऑफ मैनेजमेंट। पोयम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वहीं पे होता है जहां पे की मैनेजमेंट और कॉमर्शियल डिसीजंस आर मेड, जहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट और कॉमर्शियल डिसीजंस लिया जाता है। दैट इज डायरेक्टर्स का मीटिंग जहां पे होता है वहीं पे पोयम है। अगर फॉरेन कंपनी एक काजीरंगा में आके डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है तो फॉरेन कंपनी मोए मोए, इंडिया में रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट कब होगा? नॉट इन इंडियन कंपनी पोयम आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी सारा नॉन रेसिडेंट है। बाकी का फर्म, AOP, BOI रेसिडेंट, थोड़ा भी इंडिया से कंट्रोल तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया से तो नॉन रेसिडेंट। लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल, जुरिडिकल पर्सन देखना ही नहीं है, रेसिडेंट ही होता है। थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया से क्या पूरा ही होता है, तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो बेटा एक बार फिर से गुनगुना लेते, ये फर्स्ट चैप्टर अपने कंप्लीट किया। इसके बाद इंसिडेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, क्लबिंग, बैक टू बैक बोनांजा आने वाला आज रैपिड रिवीजन का, विथ ऑल कलरफुल चार्ट्स, मैट एंड विथ समरी नोट्स। सो बेटा एक इंडिविजुअल ROR कैसे बनेगा आप समझ में आ गया, RNOR कैसे बनेगा। 15 लाख वाला पे सम्स अच्छा से कीजिएगा आप लोग। RTPs, MTPs और CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट के सारे इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको वहां से कॉमन सब मिलने वाला है। और किसी को अगर डिटेल में चाहिए, डिटेल रेसिडेंस स्टेटस, अभी अभी सितंबर बैच के लिए अपने यूट्यूब पे सारा रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया गया है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको इन फुल डिटेल्स मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए with all RTPs, MTPs, you can refer there. Thank you, beta. Yes, अभी अभी आपने कंप्लीट किया रेसिडेंस स्टेटस ऑफ SSC। ये इसीलिए अपने डिटरमाइन किए थे कि हमें पता चले कि आपको कौन सा इनकम पे भारत पे टैक्स देना है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स ये बताता है कि आपको कौन सा इनकम पे टैक्स देना है। तो बेटा एक इंडिविजुअल का स्टेटस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप ROR हो सकते, RNOR या नॉन रेसिडेंट। अगर आप ROR का ठप्पा लग गया ना तो योर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। अगर आप ROR है तो आपके ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इंडिया। RNOR है ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया होगा। इंडिया के बाहर के इनकम तभी टैक्सेबल होगा जो 15 लाख के लिए पड़े थे, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो ओनली इंडियन इनकम, ओनली इंडियन इनकम, यहां भी इंडियन ही रहेगा बेटा, प्लस फॉरेन का एक ही इनकम आएगा, वो बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल या सेटअप इंडिया पे। RO में धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। सो ROR के लिए कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा ये आपको पढ़ना नहीं, एग्जाम में बिंदास लिख देना है। फिर भी बताया जा रहा है, इनकम अर्न एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेटेड इन इंडिया और अब्रॉड इज टैक्सेबल, रिसीव और डीम टू बी रिसीव इंडिया, एक्रू एराइज और डीम टू एक्राइज इंडिया और आउटसाइड इंडिया। RNOR में पहला 2 पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडियन कनेक्शन, इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल, इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव टैक्सेबल, इनकम एक्रू और डीम टू एक्रूज इंडिया टैक्सेबल। बट ये लास्ट वाला पॉइंट बेटा वो जो आप रेसिडेंस स्टेटस में
पढ़े थे 15 लाख वाला, उसको ध्यान पे रखना है। इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इंडिया के बाहर इनकम है बट वो प्रोफेशन सेटअप इंडिया में या कंट्रोल बिजनेस इंडिया से हो रहा है, तो वो इंडिया के बाहर वाला इनकम भी टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट के तो पढ़ना ही नहीं। इनकम टैक्सेबल ओनली डायरेक्ट कनेक्शन रिसीव, डीम टू बी रिसीव, एक्रू और डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो बेटा आगे चलकर आपको दो ही टर्म सीखना है। इनकम रिसीव तो सभी बच्चा सीख जाएगा, डीम टू बी रिसीव किसे कहते हैं, एक्रूड एराइज तो बड़ा सिंपल है, आप इंडिया में नौकरी किए, इंडिया में बिजनेस किए तो एक्रूड एराइज इन इंडिया। डीम्ड टू बी एक्रूड और एराइज इन इंडिया पे थोड़ा फोकस लगाना है आपको। एक स्पेशल कंसेप्ट है नॉन रेसिडेंट सीफेयर्स के साथ। नॉन रेसिडेंट सीफेयर्स वो होते जो इंडियन या फॉरेन शिप पे इंडिया से बाहर जाते हैं। इंडियंस जो बाहर जाते हैं शिप वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए एक अलग सा स्पेशल प्रोविजन बनाया है, तो ध्यान से देखेंगे। सैलरी रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट सीफेयर्स का मतलब जो शिप वगैरह पे फॉरेन पे जाते, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन फॉरेन गोइंग शिप, इंडियन या फॉरेन फ्लैग, एंड रिसीव्ड इन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड। यानी कौन सा इनकम, सैलरी इनकम, अंडरलाइन करते चलेंगे। नॉन रेसिडेंट सीफेयर्स का सैलरी इनकम बट सर्विसेज उन्होंने इंडिया के बाहर दिया था फॉरेन गोइंग शिप पे, बट पैसा मिला भारत के बैंक पे, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट सीफेयर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इन इंडियन बैंक इन इंडिया बट नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पे, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेटा ये इसको समराइज करके इस तरह से बोल सकते हैं, ROR नॉन रेसिडेंट, कोई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हुआ तो फिर सबको टैक्स देना है, या एक्रूड इन इंडिया हुआ तो भी सबको टैक्स देना है, या रिसीव भारत में पैसा मिला या भारत में एक्रूड हुआ तो सबको टैक्स देना है। अब बेटा एक लास्ट सिचुएशन आएगा, रिसीव्ड और एक्रूड दोनों आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया तो ROR को तो ग्लोबल पे टैक्स देना है, नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। RNOR तभी देगा वो अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया में रहकर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस को कंट्रोल करता है RNOR। तो बेटा एक्रूड भी ऑस्ट्रेलिया में, रिसीव भी ऑस्ट्रेलिया में, बट RNOR फंस जाएगा। या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इस पे अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। तो ये ओवरव्यू है। बट नॉन रेसिडेंट सीफेयर्स जो इंडिया के बाहर सर्विस कर रहे, उसका सैलरी वगैरह इंडिया में मिला, रिसीव्ड इन इंडिया, बट नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पे नॉट टैक्सेबल। बेटा इनसे छोटी छोटी बातें कर लेता हूं जो आप एग्जाम में गलती करते हो। सो बेटा अपन इनकम कैलकुलेट कर रहे 24, 25 का। सो कभी कभी लिखा रहेगा पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया, पास्ट अनटैक्स 2022, 23 का, 19, 20 का लाओगे इस साल नॉट टैक्सेबल। रेमिटेंस फॉरेन में कमाई किया, इंडिया में पैसा लाया, तो फर्स्ट टाइम जब इनकम करोगे तो टैक्सेबल, रेमिटेंस नॉट टैक्सेबल, पास एंड टैक्स प्रॉफिट नॉट टैक्सेबल, गिफ्ट वगैरह रिलेटिव्स वगैरह से गिफ्ट मिलेगा तो नॉट टैक्सेबल, अदर से गिफ्ट मिलेगा 50,000 से ज्यादा, अदर से गिफ्ट मिलेगा 50,000 से ज्यादा से 55,000, तो फुल्ली 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर हुआ और बाहरी पैसा मिला तो ROR के लिए टैक्सेबल होगा। और कभी कभी बेटा ऐसे लिख देता है रेंट रिसीव्ड, तो आप लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़े ही हो, मैं इसके बाद आप लोग को क्लबिंग पढ़ाने वाला हूँ, क्लबिंग के बाद HP के बाद सैलरी। तो रेंट रिसीव दिया रहेगा तो 30% माइनस कर देना तो इनकम बन जाएगा। तो पेपर में देखना रेंट रिसीव्ड दिया है ना इनकम, इनकम दिया है तो ओके फाइनल फिगर है, और रेंट रिसीव 10,000 दिया है
तो 30% माइनस करके 7,000 टैक्सेबल कीजिएगा, और इनकम दे दिया तो 7,000 टैक्सेबल। कभी सैलरी या पेंशन लिखा रहेगा पेंशन, तो फिर आप यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 नॉर्मल स्कीम पे या 75,000 डिफॉल्ट स्कीम में डिडक्शन दीजिएगा, और कहीं डायरेक्टली लिख दिया सैलरी इनकम या कंप्यूटेड, तो ये फाइनल फिगर है, इसे ध्यान पे रखना। ओके बेटा, अब अपने को सीखना है सर रिसीप्ट तो बच्चा भी जानता है, डीम टू बी रिसीव्ड क्या होता है। सेक्शन 7 में 4 पॉइंट्स दिया है, वो 4 पॉइंट को बोलते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। बेटा फर्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% और इसमें इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5%, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम। डीम टू बी रिसीव में 4 आइटम्स आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, interest on employers contribution excess of 9.5%, taxable amount transferred from URPF to RPF, और आपके मालिक ने आपके पेंशन स्कीम में डाला तो। बेटा एक्रू और एराइज इन इंडिया तो पढ़ना ही मत कभी। आप इंडिया में नौकरी किए, आप इंडिया में बिजनेस किए, तो वो इनकम कहीं भी मिले मान लिया जाएगा एक्रूड एराइज इन इंडिया, ये नहीं पढ़ना है, एंड पूरा एनर्जी झोंक देना है। इनकम डीम्ड टू एक्रू और एराइज इन इंडिया सेक्शन 9। यहाँ पे टोटल 8-9 पॉइंट्स है, जिसमें बिजनेस कनेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसको अपन लास्ट में पढ़ते, बाकी के छुटपुट पॉइंट को एकदम एक फ्लो में निकाल लेते हैं। इनकम डीम्ड टू एक्रू और एराइज इन इंडिया सीखने के लिए आपको एक चश्मा लेना पड़ेगा, और आपके चश्मे का नंबर 9। मतलब क्यों चश्मा लेना पड़ेगा? अरे ये इनकम तो पूरा इंडिया के बाहर लग रहा है हमार चश्मा से, बट टैक्स का चश्मा नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 से देखोगे ना, टैक्स के चश्मा से देखोगे तो टैक्सेबल इन इंडिया, और हमारा और बाकी के चश्मा से देखोगे ना बाबू, ये लगेगा फॉरेन में मिला। तो डीम टू एक्वायराइज इंडिया के लिए अपना चश्मा निकालो और सेक्शन 9 का चश्मा पहन लो। पहन लिया उस्ताद, चलिए सेक्शन 9 पढ़ते हैं। सेक्शन 9 पे छोटे छोटे पॉइंट्स पहले पढ़ते हैं बेटा, फिर उसके बाद बड़े बड़े पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया। फर्स्ट है प्रॉपर्टी इंडिया में है, कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, यानी आपका घर है इंडिया पे, आप रहते हो अमेरिका में, वहीं पे बैठकर रेंट पे लगा दिए, वहीं रेंट मिल रहा है, तो भी वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। एनी इनकम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया डीम टू एक्रू एराइज इंडिया। एक अच्छा बात बता दो, ये जो कंसेप्ट डीम सेक्शन 9 चश्मा नंबर 9, ये ओनली नॉन रेसिडेंट्स के लिए, RNOR के लिए, रेसिडेंट्स के लिए तो भैया ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, ध्यान में रखना। सो अगर फर्स्ट पॉइंट, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उससे रिलेटेड कहीं भी आप इनकम करो, टैक्सेबल इन इंडिया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, भारत में आपका प्रॉपर्टी है, सोना चांदी जमीन जायदाद, अमेरिका में रखकर बेचकर अमेरिका में पैसा ले लिए, अमेरिका में रजिस्ट्रेशन करा दिए, सब कुछ बातचीत डील वील सब फाइनल उधर ही, फिर भी प्रॉपर्टी है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी, तो उस पर टैक्स लगेगा इंडिया पे। कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इन इंडिया टैक्सेबल रिगार्डलेस एसेट कैसा है, मूवेबल इमूवेबल टैंजेबल इनटैंजेबल, कोई मतलब नहीं। प्लेस ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का हो, उससे मतलब नहीं। पैसे कहाँ मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा एक वोडाफोन का केस था, थोड़ा उसके लिए ध्यान से देखना। शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी में शेयर्स है, उसको भी इंडिया में मान लिया जाएगा इफ वैल्यू सब्सटेंशियली डिराइव फ्रॉम इंडियन एसेट्स। तो शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी उस वैल्यू सब्सटेंशियली डिराइव फ्रॉम इंडियन एसेट, तो वो फॉरेन कंपनी का शेयर्स भी इंडिया में है मान लिया जाएगा, और बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा। वोडाफोन का केस था। बेटा सैलरी अर्न इन इंडिया, बड़ा सिंपल है, आप इंडिया में नौकरी किए, उसके सैलरी मिला, या रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिला, बैठ गए हो जापान में काम किए थे इंडिया में, तो फिर पेंशन या सैलरी वर्ल्ड में कहीं मिले, टैक्सेबल इंडिया। सैलरी डीम टू एक्रू अर्न इन इंडिया इफ दे रिलेट टू सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिगार्डलेस वेयर सैलरी इज रिसीव, और इसमें पेंशन भी आता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, बोलेंगे इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया,
तो सैलरी इंडिया में टैक्सेबल। इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, आप भारत सरकार के नौकर चाकर हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो इंडिया के नॉन रेसिडेंट बन गए, फिर भी इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया नेक्स्ट, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आउटसाइड इंडिया एग्जेम्प्ट, इंडिया के बाहर कोई अलाउंसेस परक्विजिट रहेगा एग्जेम्प्ट। फिर से बोलना, इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया allowances perquisite outside India is not taxable. Next, dividend from Indian company, भारतीय कंपनी ने डिविडेंड दिया वर्ल्ड में कहीं भी, that dividend is taxable for you in India। समझ गए फिरंगी नॉन रेसिडेंट बाबू? यस बेटा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तीनों के रिलेटेड प्रोविजंस है, तो अच्छी तरह से सुनेंगे समझेंगे। आप फिरंगी हो, नॉन रेसिडेंट हो, आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो भारत में टैक्सेबल होगा कि नहीं, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, थोड़ा सा होश में समझेंगे। यस सर, समझेंगे। सो अगर गवर्नमेंट ने आपको टैक्स दिया है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल है। आप कौन हो बेटा? नॉन रेसिडेंट। आप रेसिडेंट होते तो हम पढ़ाई ना करते, चैप्टर खत्म करके क्लबिंग सैलरी एचपी में आते। आप नॉन रेसिडेंट हो, आपको गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया है तो वो टैक्सेबल इन इंडिया, फर्स्ट। दूसरा, आपको कोई भारत के रेसिडेंट ने दिया है, रेसिडेंट पर्सन ने आपको इंटरेस्ट दिया है। समझो अंबानी जी नॉन रेसिडेंट हो, आप जापान में रहते हो और अंबानी जी ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो भी वो इंटरेस्ट जो आपको अंबानी जी ने दिया है वो भारत में टैक्सेबल होगा। सो गवर्नमेंट भी देता है आपको इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट पे भारत में टैक्स लगेगा, आप देंगे, नॉन रेसिडेंट हो आप। अंबानी जी रेसिडेंट ने भी आपको इंटरेस्ट दिया है तो भी इंटरेस्ट भारत में टैक्सेबल होगा, आप टैक्स दोगे। बट अंबानी जी का एक एक्सेप्शन है, यानी कोई रेसिडेंट पे करता है इंटरेस्ट तो एक सिचुएशन पे आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वो रेसिडेंट आपसे लोन लेकर इंडिया के बाहर कोई बिजनेस या प्रोफेशन या कोई कमाई के लिए यूज किया तब भारत में टैक्सेबल नहीं होगा। रेसिडेंट इंटरेस्ट देता है तो भी टैक्सेबल होगा, एक सिचुएशन पे नहीं होगा, कब? इफ रेसिडेंट बोरोज मनी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, तो फिर वो इनकम, आपका इंटरेस्ट इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट बेटा, एक नॉन रेसिडेंट आपको इंटरेस्ट दे रहा है, एक नॉन रेसिडेंट को नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट दे रहा है, वो भारत में तभी टैक्सेबल होगा अगर नॉन रेसिडेंट ने वो पैसा भारत में अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया। बट ओनली इफ debt is used for a business or profession carried on by them in India। तो नॉन रेसिडेंट का इंटरेस्ट भारत से बाहर गया है, वो आपके लिए इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा अगर नॉन रेसिडेंट ने आपसे पैसा लेके भारत के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया। अगर नॉन रेसिडेंट ने किसी और पर्पस के लिए यूज किया अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, फिर इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड बिटवीन टू नॉन रेसिडेंट लाइक सुमन ने अनिकेत को ऑन ए लोन इन्वेस्टेड इन इंडियन कंपनी शेयर इज नॉट डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो कोई नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट से लोन लेकर इंडिया में घर बनाने पे लगा दिया या शेयर मार्केट पे लगा दिया, शेयर खरीद लिया, तो फिर नॉट टैक्सेबल। खुद के बिजनेस प्रोफेशन पे आपसे लोन लेकर इंडिया में यूज किया नॉन रेसिडेंट, तभी टैक्सेबल होगा। और रेसिडेंट तो भैया इंडिया में कुछ भी पर्पस के लिए आपसे लोन लेकर यूज करेगा टैक्सेबल, फॉरेन में भी यूज करेगा अगर बिजनेस प्रोफेशन या अर्निंग एनी इनकम, तो ही नॉट टैक्सेबल। अगर बिजनेस प्रोफेशन लेके अंबानी ने जापान से लोन लेकर अमेरिका में घर बनाने पे लगा दिया तो वो इंटरेस्ट भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। सेम रॉयल्टी के साथ, रॉयल्टी अगर भारत सरकार गवर्नमेंट से दिया जा रहा है तो आपके लिए टैक्सेबल, रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रहा है तो भी टैक्सेबल। एक्सेप्शन अगर वो यूज करेगा बिजनेस प्रोफेशन अपने आउटसाइड इंडिया तो नॉट टैक्सेबल।
नॉन रेसिडेंट ने रॉयल्टी दिया तो भी आपके लिए टैक्सेबल तभी होगा if royalty right property information used for business profession carried out by him in India or earning any income बेटा यहाँ पे ना नॉन रेसिडेंट में ओनली बिजनेस और प्रोफेशन था इंटरेस्ट के केस में, रॉयल्टी और फी के केस में बिजनेस प्रोफेशन भी रहेगा या भारत में कोई कमाई के लिए लगाया तो ही टैक्सेबल होगा। फी फॉर टेक्निकल सर्विस भी सेम है। एंड द लास्ट पॉइंट, सम ऑफ मनी पेड बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट्स और RNOR। तो बेटा एक रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को या RNOR को कैश गिफ्ट किया है, कैश गिफ्ट, और बेटा 50,000 से ऊपर होगा तो ही टैक्सेबल होता है बेटा, 50,000 से ज़्यादा तो ही टैक्सेबल होता है। नॉन रेसिडेंट को पैसा मिला, पैसा गिफ्ट किससे मिला? रेसिडेंट से, कहीं भी मिला वो गिफ्ट टैक्सेबल होगा। और ये RNOR को ध्यान रखना, कुछ साल पहले आया, पहले नॉन रेसिडेंट्स को मिला था, RNOR को भी कैश गिफ्ट मिलेगा। कैसा गिफ्ट? कैश, एसेट वाला टॉपिक नहीं है तो वो टैक्सेबल होगा। और आप अदर सोर्स पढ़े होंगे वहां पे पता है 50,000 से ऊपर होगा तो टैक्सेबल है। एंड द लास्ट पॉइंट चलते हैं बेटा, बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन लास्ट पॉइंट, किसी का भी नॉन रेसिडेंट का इंडियन बिजनेस कनेक्शन से कहीं भी इनकम हो, कोई नॉन रेसिडेंट का इंडियन बिजनेस कनेक्शन से कहीं भी इनकम हो, दैट इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। सो बिजनेस कनेक्शन थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िएगा कोर्स में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कोर्स में। बिजनेस कनेक्शन मीन्स एनी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट। बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी नॉन रेसिडेंट एजेंट के थ्रू करता है। नॉन रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट USA में बैठा है, उसका नाम है X, वो इंडिया में एक एजेंट लगा के रख दिया, एजेंट का नाम है Y। तो USA में बैठकर मिस्टर X इंडियन एजेंट के थ्रू कुछ भी काम करता है, उस सिलसिले से जो इनकम मिलेगा वो नॉन रेसिडेंट X के लिए भारत में टैक्सेबल होगा। तो ध्यान से देखना, टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस कनेक्शन एजेंट के पास हैव ऑथोरिटी टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट के पास पावर है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्ट, या मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स और सिक्योर ऑर्डर फॉर नॉन रेसिडेंट। एजेंट क्या करता है बेटा? ये एजेंट Y क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है या ऑर्डर लेता है या स्टॉक मेंटेन करता है, बट ये सब कुछ किसके बिहाफ पे? X के। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से, ऑर्डर से, स्टॉक से कहीं भी कमाई हो, that income for X is taxable in इंडिया। क्या करता है एजेंट बेटा? एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है भारत में या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए, या स्टॉक मेंटेन करता है या ऑर्डर लेता है फॉर नॉन रेसिडेंट। एक और थोड़ा सा बाउंसर है, जब ये एजेंट सिक्योर्स ऑर्डर फॉर अदर नॉन रेसिडेंट, हम लोग तो एजेंट है Y का, हम लोग ने ऑर्डर लिया फॉर दूसरे नॉन रेसिडेंट Z का, तो Z का भी बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा इंडिया में इफ X और Z के बीच कुछ है। X कंट्रोल करता है Z को, Z कंट्रोल करता है X को, या दोनों को कंट्रोल करता है डॉन कंट्रोल करता है दोनों को। तो हम लोग तो जेड के एजेंट है ही नहीं, अपन जेड के एजेंट है ही नहीं, बट हम लोग जेड के लिए भी काम कर दिए। जेड के लिए अपन मन से काम ना किया बाबू, एक्स के कहने पे किया, क्योंकि एक्स और जेड में कुछ तो है। किसमें? एक्स और जेड में कुछ तो है, तभी तो वाई जेड के लिए काम करता है। तो जेड भी का बन जाएगा बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, लिखा है। Secures order for other non-resident Z that are controlled or same control as original resident, the business connection होगा। और बेटा बिजनेस कनेक्शन USA X का
इंडिया में तभी होगा अगर वाई के थ्रू कुछ ऑर्डर कर, वाई कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ऑर्डर रख लेता है, स्टॉक मेंटेन करता है, डिलीवरी करता है, तो उससे कहीं भी इनकम करे ग्लोबली, एक्स के लिए इनकम टैक्सेबल इंडिया, और एक्स दूसरे नॉन रेसिडेंट जेड का भी सामान बेचने का ऑर्डर ले लिया और एक्स और जेड में कुछ है तो जेड का भी बिजनेस कनेक्शन। अगर एजेंट अपने नाम पे काम करता है, अपने नाम पे, तो फिर नो बिजनेस कनेक्शन। तो यूएसए वाले का कोई भारत में बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। A business connection is not established if non-resident operates through independent broker, जनरल वगैरह, जनरल कमीशन एजेंट के थ्रू काम करे तो नहीं। बिजनेस कनेक्शन और एक तरीका से होता है आपके जमाने का बिजनेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, एक तो एजेंट के थ्रू था और एक एसईपी के थ्रू। एसईपी के थ्रू तब होगा अगर सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस सॉलिसिटेशन ऑफ बिजनेस और इंटरेक्शन, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरेक्शन करते हो जिसमें 3 लाख से ज़्यादा यूज़र है इन इंडिया, 3 लाख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स है इन इंडिया, तो भी आपका इंडिया में एसईपी हो गया। तो आप इंडिया में नहीं रहकर भी काम करोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। या आप कोई गुड सर्विसेज सप्लाई करते हो विथ एनी पर्सन इन इंडिया, विथ एनी पर्सन इन इंडिया, आप कोई ट्रांजेक्शन्स डिजिटल मीन्स से करते हो विथ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, वैल्यू एक्सीड्स 2 करोड़ एनुअली, तो आप यूएसए में बैठकर गुड सर्विसेज देते हो इंडिया पे और 2 करोड़ से ज़्यादा का एनुअली, तो आपका इंडिया में एसईपी हो गया। या आपके जो डिजिटल मीन्स के थ्रू काम कर रहे हो 3 लाख से ज़्यादा यूज़र हो गया तो आपका इंडिया में एसईपी हो गए और आपका बिजनेस कनेक्शन होगा। तो इंडिया में जितने ट्रांजेक्शन्स करोगे सब टैक्सेबल। एसईबी कैन एग्जिस्ट इवन इफ एग्रीमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडिया में नहीं रहे, सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, ओनली इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ट्रांजेक्शन्स विथ एसईपी इज टैक्सेबल। आप अमेरिका में बैठ के, यूएसए में भी, अमेरिका में बैठ के बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के भी डिजिटल मीन के थ्रू यूजर्स है उनके साथ कर रहे तो वो टैक्सेबल है, इंडियन वाला टैक्सेबल। तो ये था बेटा डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया। बट ये 5 आइटम इनकम नॉट डीम टू एक्रू और एराइज इन इंडिया, एनओएसई, नोस्ट तो जानते हो, नोस्ट बोल देना, नोस्ट, NOSED। एन का मतलब होता है बेटा न्यूज और व्यूज, कलेक्शन ऑफ न्यूज और व्यूज इन इंडिया, नोस्ट। इनकम नॉट डीम टू एक्रू एराइज इंडिया के लिए नोस्ट याद रखेंगे। एन का मतलब न्यूज और व्यूज इन इंडिया, कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया में न्यूज व्यूज कलेक्ट करके बाहर भेज देता है तो उससे कुछ इनकम होगा तो नॉट टैक्सेबल। ओ का मतलब बिजनेस ऑपरेशंस, कोई भी बिजनेस का कुछ ऑपरेशंस इंडिया में, कुछ ऑपरेशंस इंडिया के बाहर, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे सेल्स बाहर, या मैन्युफैक्चरिंग बाहर सेल्स इंडिया पे, तो पूरा इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, जितना इंडिया में काम किया प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा, उसको बोलते हैं बिजनेस ऑपरेशन। एस का मतलब सिनेमाटोग्राफी फिल्म, एस का मतलब वही सिनेमा वगैरह समझ लेना, जहाँ कोई किसी का फिल्म वगैरह शूटिंग करता है नॉन रेसिडेंट, उससे फॉरेन में कोई कमाई होगा तो टैक्सेबल नहीं। ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, कोई नॉन रेसिडेंट सिर्फ इंडिया में परचेज करता है, इंडिया में परचेज करके बेच देता है, फॉरेन में भेज देता है तो नॉट टैक्सेबल। डी का मतलब डायमंड, डिस्प्ले ऑफ डायमंड इन इंडिया, तो एन का मतलब हो गया न्यूज व्यूज। ओ का मतलब ऑपरेशंस नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। एस का मतलब शूटिंग ऑफ सिनेमा इन इंडिया। एस का मतलब, ई का मतलब एक्सपोर्ट, परचेज एंड एक्सपोर्ट, तो फिर नॉट टैक्सेबल। और डी का मतलब डिस्प्ले ऑफ डायमंड, तो नोस्ट को पकड़ लेना और डी अपने आप आ जाएगा। तो नोस्ट इज नॉट डीम टू एक्रू और एराइज इन इंडिया। एन का मतलब न्यूज और व्यूज, न्यूज नॉन रेसिडेंट न्यूज एजेंसीज पब्लिकेशन कलेक्टिंग न्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ऑपरेशन, अगर ऑपरेशंस आर पार्शियली परफॉर्म्ड इन इंडिया
तो ओनली प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्सेबल होगा। बिजनेस ऑपरेशन पार्टली आउटसाइड इंडिया, ओनली द इंडियन पार्ट इज टैक्स एंड रिमेनिंग इज आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट। एस का मतलब शूटिंग ऑफ फिल्म, शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया भी नॉट टैक्सेबल, बट इसमें कोई चक्कर है, ऑपरेशंस कन्फाइंड टू शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया। और बेटा नॉन रेसिडेंट मस्ट फॉल दिस, अगर वो नॉन रेसिडेंट शूटिंग करता है, इंडिविजुअल है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना पड़ेगा, COI इंडिया का नहीं होना पड़ेगा। फॉर्म है तो फॉर्म के पार्टनर्स भी इंडियन सिटीजन रेसिडेंट नहीं होना पड़ेगा। कंपनी है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी इंडियन सिटीजन नॉन और इंडिया के रेसिडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो बेटा एस हो गया। ई मतलब परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। इंडिया में नॉन रेसिडेंट ओनली खरीदता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। परचेज करता है ओनली एक्सपोर्ट करने के लिए, नॉट टैक्सेबल। डी फॉर डिस्प्ले ऑफ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन, स्पेशल नोटिफाइड जोन में ओनली डिस्प्ले एक्टिविटीज है, तो उससे कुछ कमाई उमाई होगा तो भी नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। बट एक छोटा सा बात समझना बेटा, एक छोटा सा बात, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग इंडियन कस्टमर, इंडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और डेटा सेल्स फ्रॉम इंडियन रेसिडेंट, डेटा वगैरह सेल कर रहे हैं, या IPA यूजर, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजर्स, एंड सेल्स ऑफ गुड सर्विसेज ड्यूरिंग यूजिंग दैट आर कंसिडर्ड इंडियन इनकम। मतलब इंडिया से डाटा वोटा कलेक्ट करके बेचते हो, वो इनकम कहीं भी करो इंडिया में टैक्सेबल होगा, और या गुड्स या सर्विसेज डाटा कलेक्ट करके सप्लाई करते हो तो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। सो नॉट डीम टू एक्रू एज इन इंडिया। नोज, नोज का मतलब, एन का मतलब न्यूज एंड व्यूज, ओ का मतलब ऑपरेशंस नॉट कैरिड आउट, एस का मतलब शूटिंग ऑफ फिल्म। ध्यान रखना इंडिविजुअल भी रेसिडेंट और इंडिया इंडिविजुअल भी रेसिडेंट सिटीजन नहीं होना चाहिए। फॉर्म है तो फॉर्म का पार्टनर्स भी रेसिडेंट सिटीजन नहीं होना चाहिए। कंपनी है तो कंपनी का रेसिडेंट सिटीजन नहीं होना चाहिए। ई परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, डी फॉर डायमंड डिस्प्ले। सो बेटा ये था आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्विक रैपिड रिवीजन। नाउ अब मैं आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर में क्लबिंग के साथ, क्लबिंग के बाद HP, HP के बाद सैलरी, फिर CG एंड PGBP, TDS, डिडक्शंस, ऑल आर कमिंग जस्ट बैक टू बैक। आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। लेट्स स्टार्ट क्लबिंग ऑफ इनकम। बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम का तो मतलब आपको पता ही है, इनकम किसी और का है, टैक्स किसी और को देना है, यानी मिसेस एक्स का इनकम है, उस पर टैक्स मिस्टर एक्स देगा। क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट क्यों आया ये फटाफट बता देता हूँ। ऐसे देखे जाते हैं कि आपको पता ही है 10 लाख से ऊपर ज़्यादा इनकम रहेगा तो 30% टैक्स लगता, 50 लाख से ऊपर ज़्यादा है आपका तो सरचार्ज वगैरह लगता है। तो लोग क्या करते हैं, टैक्स चोरी करने के लिए अपना इनकम किसी और के नाम पे दिखा देते हैं, सो डेट हाई स्लैब रेट से लो स्लैब रेट पे आ जाए और एग्जेम्प्टेड लिमिट में रख के पूरा ही टैक्स निकल जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने 8 पॉइंट्स बता दिया है कि इन्हीं 8 पॉइंट्स पे इनकम किसी के भी हैंड्स पे हो बट टैक्स लगेगा आपके हैंड्स पे। फर्स्ट है बेटा ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स। किसी ने भी ओनली इनकम ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर एसेट्स नहीं किया है, तो वो किसी को भी मैंने अपने प्रॉपर्टी का इनकम दे दिया बट प्रॉपर्टी नहीं दिया, दैट इनकम विल बी क्लब इन माय हेड। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का मतलब मैंने अपना एसेट्स किसी और को ट्रांसफर कर दिया बट वो ट्रांसफर रिवोकेबल है, जब चाहे तब मैं वो एसेट्स ले सकता हूं या उस एसेट्स का इनकम मेरे को मिलेगा। ऐसा ट्रांसफर होगा तो भी उस एसेट से जो भी इनकम आपको मिलेगा दैट विल बी क्लब इन माय हेड। इनकम फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। रिवोकेबल का मतलब एनी प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीट्रांसफर ऑफ इनकम और एसेट, कुछ ऐसा क्लॉज लगा दिया जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्टली एसेट्स या इनकम मेरे पास आए। ट्रांसफरर रिटेन्स राइट टू रिज्यूम पावर, या ट्रांसफरर ने पावर ले लिया कि जब चाहे तब एसेट्स ले सकता है। इवन अ पार्ट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड एसेट इनकम्स बेनिफिट
ट्रांसफर द एंटायर इनकम इज क्लब। अगर मैंने आपको ऐसे ट्रांसफर किया विद द कंडीशन डेट 20% इनकम मेरे को मिले तो पूरा ट्रांसफर ही रिवोकेबल है। 20% इनकम नहीं, उस प्रॉपर्टी में जितना भी इनकम होता है सब मेरे पास क्लब हो जाएगा। बट इन 3 सिचुएशंस पे आपको लगता है रिवोकेबल, फिर भी रिवोकेबल नहीं मानते, इरिवोकेबल, नो क्लबिंग, नो क्लबिंग, नो क्लबिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर किया ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और किसी और को दिया ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी। मैंने किसी कोई प्रॉपर्टी अपने दोस्त वाई को दिया और बोला जब तक तू जिंदा है तब तक तेरा है, तेरा डैश होने के बाद मेरा है। तो जब तक मेरा दोस्त जिंदा है तब तक वो इनकम क्लब नहीं होगा, जिस दिन उसका डैश हो जाएगा वो इनकम क्लब होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 1961 के पहले कोई ट्रांसफर किया था और 6 साल के अंदर रिवोकेबल नहीं है तो उसे भी रिवोकेबल नहीं मानती, ये बहुत पुराना है, देखना नहीं है। अगर ट्रांसफर कर दिया उससे थोड़ा भी बेनिफिट मेरे को मिलता है तो वो पूरा का पूरा इनकम मेरे में क्लब होगा। वंस पावर ऑफ रिवोकेशन एराइजेस, अपने दोस्त को मैंने प्रॉपर्टी दे दिया, जिस दिन दोस्त का डैश मोए मोए उस दिन के बाद वो प्रॉपर्टी का सारा इनकम मेरे में क्लब होगा, मैं लो चाहे ना लो। नेक्स्ट है बेटा सैलरी टू सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड स्पाउस। सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड स्पाउस का मतलब हो गया एक बिजनेस है, ये कंपनी है जहां पे मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मिसेस एक्स काम कर रही है विदाउट क्वालिफिकेशन। तो वहां से जो भी सैलरी इनकम कमीशन वगैरह मिलेगा सब कुछ मिस्टर एक्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। मिस्टर एक्स का किसी कंपनी पे बिजनेस पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, बताया जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। वहां पे मैम काम कर रही है विदाउट प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो जो भी इनकम मिसेस एक्स को मिलेगा दैट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। सर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं, दोनों को ही कंपनी से सैलरी मिल रहा है, तो मिस्टर एक्स का अदर इनकम देखेंगे, मिसेस एक्स का अदर इनकम, जिसका हायर इनकम है उसमें क्लब कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैम का बिजनेस में अगर क्वालिफिकेशन के साथ सैलरी मिल रहा है टेक्निकल प्रोफेशनल तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं आएगा। ध्यान से सुनेंगे। इफ वन स्पाउस इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न एंड अदर रिसीव सैलरी, बस सैलरी कमीशन from that person, the income will be taxable in the hands of spouse having substantial interest. Exceptions कभी कभी नहीं लगता है, not apply if receiving spouse is having technical professional qualification, दोनों का substantial interest है, the income will be clubbed in the hands of spouse whose income excluding remuneration is higher. substantial interest क्या होता है, कब होता है, किसी कंपनी में 20% और मोर इक्विटी शेयर्स है, किसी कंपनी में 20% और मोर इक्विटी शेयर्स इंडिविजुअली और विथ रिलेटिव, किसी कंपनी में 20% और मोर इक्विटी शेयर्स इंडिविजुअली और विथ रिलेटिव है तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और किसी भी बिजनेस में 20% और मोर आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है आइदर इंडिविजुअली और विथ रिलेटिव तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो रिलेटिव में क्या आता है बेटा, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, लीनियर एसेंडेंट, डिसेंडेंट सभी आएंगे। तो बेटा एक इंटरेस्टिंग बात है, हस्बैंड वाइफ दोनों का ही रिलेटिव में आएगा। तो मिस्टर एक्स का जब देखेंगे, मिस्टर एक्स का तो देखेंगे उस कंपनी में मिस्टर एक्स का होल्डिंग कितना है, मिसेस एक्स का कितना है, प्लस उनके चिल्ड्रन का कितना है, प्लस एक्स के मॉम पॉप का कितना है, ब्रदर सिस्टर्स भी है। फिर मिसेस एक्स का देखेंगे तो मिसेस एक्स का देखेंगे तो मिसेस एक्स और मिस्टर एक्स आ गए और बच्चे कॉमन ही है बच्चे। तो बेटा मिस्टर एक्स में मिसेस एक्स आ गई और मिसेस एक्स में मिस्टर एक्स आ गए तो ऐसा लगता है कि मिस्टर एक्स का अगर 30% होल्डिंग है तो मिसेस एक्स का कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 30% आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय तभी मिसेज एक्स का होगा जब उनका कोई शेयर हो। अगर उनका 0% है, कोई होल्डिंग नहीं है
तो मिस्टर एक्स का 30% होने से भी मिसेज एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा। मिसेज एक्स देखेंगे, मिस्टर एक्स का देखेंगे, बच्चों का देखेंगे, मिसेज एक्स का मम्मी पापा भाई बहन सब आएगा, बट मिसेज एक्स का ही खुद का होल्डिंग नहीं है इक्विटी शेयर्स, तो फिर मिस्टर एक्स के भी यहाँ पे मिसेज एक्स का नहीं आएगा। हाँ ऐसा है, मिस्टर एक्स का 10%, मिसेज एक्स का 11, तो दोनों जोड़ के 21% मिस्टर एक्स का और मिसेज एक्स का 11 + 10, तो यहाँ भी 21, तब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कुछ तो अपना होना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस का मतलब वाइफ हस्बैंड के बीच कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, एसेट ट्रांसफर हो रहा है, तो उस एसेट से जो भी इनकम आगे किसी को भी मिले, हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ ने हस्बैंड को दिया, तो दैट इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को प्रॉपर्टी दिया, उस प्रॉपर्टी से मिसेज एक्स को इनकम मिला, दैट विल क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। या मिसेज एक्स ने मिस्टर एक्स को एक कार दिया, उस कार से मिस्टर एक्स को इनकम हुआ, दैट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिसेज एक्स। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि अपन हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे वाइफ हस्बैंड के बीच घर ट्रांसफर होता है ना, तो डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट हो जाता है, इसलिए ध्यान से समझना। इफ एसेट ट्रांसफर बिटवीन स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और नॉट एज अ पार्ट ऑफ लिविंग सेपरेट, इनकम फ्रॉम एसेट विल बी क्लब्ड। तो वाइफ हस्बैंड के बीच कोई एसेट ट्रांसफर होता है तो इनकम क्लब हो जाएगा ट्रांसफर। 3 सिचुएशन पे नहीं होगा, विथ एडिक्वेट कंसिडरेशन, प्रॉपर प्राइस लेकर ट्रांसफर किया तो नो क्लबिंग, या इन कनेक्शन विथ लिविंग अपार्ट। अभी चहल एंड उनके वाइफ का या हार्दिक पांड्या इनके वाइफ का डिवोर्स हो गया, तो इस कनेक्शन पे जो पैसा ट्रांसफर किया जो एसेट, वहां पे क्लबिंग नहीं, तो एडिक्वेट कंसिडरेशन पे क्लबिंग नहीं, और इन कनेक्शन विथ लिविंग अपार्ट क्लबिंग नहीं। तो बेटा ध्यान रखना छोटा सा एक बात, की पॉइंट्स, मैरिटल स्टेटस शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड इनकम। बेटा ये प्रोविजन सिर्फ पति और पत्नी के लिए बनाया गया, वो के लिए नहीं। तो जब ट्रांसफर किया गया तो भी रिलेशनशिप होना चाहिए पति पत्नी का, और जब इनकम मिला तो भी पति पत्नी का। आप कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ट्रांसफर कर रहा है या फिएंसी को ट्रांसफर कर रहा है, वहां से कोई इनकम मिलेगा, उसके लिए कोई क्लबिंग नहीं है। चेंज इन एसेट डू नॉट प्रिवेंट क्लबिंग। हस्बैंड ने वाइफ को कार दिया, वाइफ ने कार बेच के शेयर्स खरीद लिया, तो शेयर्स का डिविडेंड भी हस्बैंड के हैंड पे क्लब होगा, एसेट्स का सेफ आइडेंटिफिकेशन चेंज होने से बचेगा नहीं। इनकम फ्रॉम पिन मनी, हस्बैंड ने वाइफ को पॉकेट मनी दिया और वाइफ ने उस पॉकेट मनी को बचा बचा के कुछ इनकम कर लिया, दैट इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। एक्रीशन ऑफ इनकम इज आउटसाइड ऑफ क्लबिंग। एक्रीशन ऑफ इनकम मतलब इनकम से इनकम हो रहा है तो वहां पे क्लबिंग नहीं होएगा। इनकम से इनकम मतलब हस्बैंड ने कार 1 दिया, वाइफ ने कार 1 का इनकम से कार 2 खरीद लिया, तो कार 1 का इनकम तो मिस्टर एक्स में आएगा, बट कार 2 का इनकम पे मिसेस एक्स टैक्स देगी, क्योंकि कार 1 हस्बैंड ने दिया था और मैम ने कार 1 बेचा नहीं, उसका इनकम को बचा बचा के साक्षात लक्ष्मी जी है वो कार 2 खरीद ली, कार 2 का इनकम क्लबिंग पे नहीं आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट किया, एसेट या कैश, और उस एसेट या कैश को बिजनेस में लगा दिया गया, तो बिजनेस का जो प्रोपोर्शनेट इनकम होगा वो क्लब हो जाएगा। यानी मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को कैश गिफ्ट किया 2 लाख और मिसेस एक्स ने उसे बिजनेस में लगा दिया, कुछ अपना पैसा कुछ पतिदेव का पैसा, तो प्रोपोर्शनेटली इनकम विल बी क्लब। वो प्रोपोर्शन ना फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर के रेशियो में देखेंगे। प्रोपोर्शन कैसे देखेंगे? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर क्या होता है? पुराने बिजनेस का, एग्जिस्टिंग बिजनेस का फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24,
1 अप्रैल 24, बट वाइफ ने 14 फेब को नया बिजनेस स्टार्ट किया, न्यू बिजनेस, तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर विल बिकम 14 फेब। तो ध्यान से देखना, प्रोपोर्शनेट इनकम विल बी क्लब्ड, proportionate income calculate on the basis of first day of investment, total profit divided by total investment on first day of previous year into investment out of gift on first day of previous year. फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए 1 अप्रैल एंड कॉमेंसमेंट डेट न्यू बिजनेस के लिए। इस पे स्टडी मेट पे बहुत क्वेश्चन है, जरूर से देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा, ओके, इसमें और कुछ, हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगा दिया। कहाँ लगाया? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट होता है, नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, वो प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा। अगर वाइफ ने पार्टनरशिप फर्म में लगा दिया तो आगे चलकर पढ़ेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट वो प्रोपोर्शनेटली देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है बेटा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सन्स वाइफ। बहू रानी को ट्रांसफर किया, ससुर जी ने, सासू माँ ने बहू रानी को कोई एसेट ट्रांसफर किया शादी के बाद, शादी के पहले नहीं, तो वो भी इनकम जो होगा क्लब हो जाएगा। बट रिलेशनशिप होना चाहिए ट्रांसफर के समय भी, इनकम के समय भी। इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो वाइफ हस्बैंड के बीच या सन्स वाइफ के बीच डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी एसेट ट्रांसफर हो तो भी वो इनकम क्लबिंग में आएगा। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनर चाइल्ड मतलब ट्रिंग टिंग टिंग सेक्शन के साथ पढ़ना। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ मम्मी पापा जिसका इनकम हायर है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम, बट सेक्शन 80U से डिसेबल रहेगा माइनर बच्चा, बट खुद के टैलेंट से कमाएगा माइनर बच्चा, तो नो क्लबिंग। तो माइनर बच्चा का कोई भी इनकम होगा तो मॉम पॉप जिसका इनकम हायर है उधर क्लब कर देना, और दो सिचुएशन पे क्लब नहीं करना, खुद के टैलेंट से कमाएगा, स्किल से कमाएगा या डिसेबल रहेगा तो। इफ पेरेंट्स आर सेपरेटेड, income is clubbed in the hands of parent maintaining the child. Once income is clubbed in the hands of parent, लास्ट ईयर पापा के इनकम में क्लब हो गया था तो इस साल भी पापा के इनकम में क्लब होगा अनलेस एओ एग्री। इस साल अगर मम्मी का इनकम ज्यादा भी हो गया तो इग्नोर इट, मम्मी को इग्नोर नहीं करना भाई, सॉरी, मम्मी का इनकम को इग्नोर करना, पापा में क्लब होगा। अगर पिछले साल पापा में क्लब हो गया था तो इस साल किसी का इनकम देखना नहीं, सीधा पॉप में क्लब कर देना। हाँ, अगर मम्मी का इनकम ज्यादा है, एसेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो रहा है तो मम्मी, अदरवाइज पापा। और माइनर का इनकम क्लब करोगे तो भूलना मत, सेक्शन 1032 में छोटा बच्चा समझ के छोड़ देना रे, ट्रिंग टिंग टिंग। पर माइनर चाइल्ड जिसका इनकम आप क्लब कर रहे हो 1500 रुपीज का एग्जेम्पशन है। अगर बच्चा का इनकम 1000 है तो 1000 एग्जेम्पशन है, 2000 रुपया है तो 1500 एग्जेम्प्ट है। बट ये नॉर्मल स्कीम पे, डिफॉल्ट स्कीम पे छोटा बच्चा नहीं समझते रे, छोड़ेंगे नहीं रे। तो माइनर बच्चा का इनकम इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ मम्मी पापा सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन ऑफ 1500 नॉर्मल स्कीम पे। डिफॉल्ट स्कीम में ठेंगा एग्जेम्पशन मिलेगा, और माइनर खुद के टैलेंट वगैरह से कमाया तो खुद ही टैक्स देगा, उनको नो एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन के लिए मॉम पॉप बनना पड़ता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू हब। अगर किसी ने अपना प्रॉपर्टी हब में दे दिया विदाउट कंसिडरेशन तो हब को जो इनकम मिलेगा उस प्रॉपर्टी से डेट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, और हब का पार्टीशन हो जाएगा तो उस प्रॉपर्टी में जो शेयर स्पाउस को मिलेगा और अपने को मिलेगा वही क्लब होगा अपने हैंड्स पे। तो सेपरेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हब without consideration is clubbed in the hands of transferor. If hub partitions, only income of transfer assets falling to spouse is clubbed. ये था बेटा आपके क्लबिंग के 8 पॉइंट्स, कुछ जनरल पॉइंट। ये जो क्लबिंग होता है ना, किसी और को इनकम मिलता है तो जिसको मिलता है उनके हैंड में कैलकुलेट कर लो, फिर ट्रांसफरर के हैंड्स में प्लस कर देना। कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिव हेड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट
एंड देन इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एटीसी का एटीयू का डिडक्शंस उसी को मिलेगा जिसके हैंड्स में वो इनकम क्लब हुआ है। वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट वगैरह कुछ मिला तो वो मैंने पैसा दिया था, वो मेरे स्पाउस ने किया तो मेरे में क्लब होगा, तो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मेरे में क्लब होगा, तो एटी टीटीए का डिडक्शंस भी मेरे को मिलेगा। इनकम जहां जहां पे लिखा है लॉस भी क्लब, हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया और वाइफ चली व्यापार करने तो खाई लॉस, प्रॉफिट होगा तो भी मेरे में क्लब, लॉस होगा तो भी मेरे में क्लब। लास्ट टॉपिक क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर का मतलब मैंने अपने भाई के बेटी को सोना दिया, अपने भाई के बेटी को सोना दिया और मेरे भाई ने मेरे बेटी को शेयर्स दिया 5 लाख का बराबर। तो मेरे बेटी को मैंने शेयर्स नहीं दिया फिर भी उनको जो इनकम मिलेगा मेरे में क्लब। मेरा भाई का बेटी को मैंने शेयर्स दिया उससे जो भी इनकम मिलेगा, या गोल्ड दिया उससे जो भी इनकम मिलेगा मेरे भाई में क्लब। इसी को कहते हैं क्रॉस ट्रांसफर। बट मैंने भी 5 लाख का दिया, मेरे भाई ने भी 5 लाख का दिया, तो मेरे घर वाले को जो मिलेगा मेरे में क्लब, मेरे भाई के घर वाले बच्चे को जो मिलेगा मेरे भाई में क्लब। बट मैं बड़ा हूं, बड़े भैया 6 लाख का ट्रांसफर कर दिया और मेरे भाई ने मेरे बच्चा को 5 लाख का ट्रांसफर किया, तो मेरे भाई के हैंड्स पे 5 लाख के बेसिस पे ही क्लब होगा क्योंकि मैंने उनके बेटी को 6 लाख का एसेट दिया, बट उसने मेरा बेटा या बेटी को 5 लाख, तो मेरे भाई के हैंड्स पे जब क्लब होगा, क्लब करते समय उनके बेटी को जो भी इनकम मिलेगा 5 लाख पे ही क्लब होगा प्रोपोर्शनेटली। इस पे इंस्टीट्यूट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से आप देखना। क्रॉस ट्रांसफर ऑकर बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एक्सचेंजिंग एसेट्स with each other's relatives. A's give to B's wife, B's give to A's child to avoid if the transfer are interconnected from single transactions deemed to be mutual consideration and income from transfer asset will be clubbed with the original transferer. deemed transferer मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल पे इनकम फ्रॉम हाउस भी एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये वाला। तो आरजी और मेरा भाई का नाम डीजी, आरजी ने डिवेंचर दिया डीजी के बेटा को 5 लाख का और डीजी ने भी आरजी का बेटा को शेयर्स दिया 5 लाख का। तो मेरा बेटा को शेयर्स तो मैंने नहीं दिया, फिर भी मान लिया जाएगा कि मैंने ही मेरा बेटा को शेयर्स दिया, इससे जो भी इनकम मिलेगा डिविडेंड वो आरजी में क्लब हो जाएगा, डीम ट्रांसफरर। और सन ऑफ डीजी मेरा भतीजा को जो इनकम मिलेगा डिवेंचर से मेरा भाई दिनेश गुप्ता ने दिया नहीं, फिर भी ये डीम ट्रांसफरर इनकम क्लब हो जाएगा मेरे भाई पे। तो मैंने भी दिया उनको 5 लाख का, उन्होंने भी दिया मेरे को 5 लाख का, तो 5 लाख का क्रॉस ट्रांसफर हो गया। अब डिवेंचर से जो मेरे भाई का बेटा को इनकम मिलेगा डीजी में क्लब, शेयर से मेरे बेटा को जो डिविडेंड मिलेगा मेरे में क्लब। रोते चिल्लाते रहेंगे बट इनकम टैक्स मानने वाला नहीं है। बट मैं बड़ा हूं, मैंने 6 लाख का डिवेंचर दिया, तो मेरे भाई ने तो 5 लाख का दिया ना, तो 6 लाख का डिवेंचर पे 60,000 का इनकम है ना, तो मेरे भाई में क्लब 60,000 नहीं होगा, 6 लाख डिवाइड बाई 6 इंटू 5 लाख, क्योंकि भाई ने 5 लाख दिया। और बाकी का इनकम माइनर चाइल्ड का इनकम होगा, मम्मी और पापा जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब, यानी 50,000 ही क्लब होगा और 10,000 वो माइनर जिसका पेरेंट्स जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब। इस एग्जाम्पल को ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे अपने, फिर उसके बाद सैलरी। यस यारो, स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम के 5 हेड्स से बैक टू बैक 5 हेड्स का रिवीजन आएगा, उसके बाद टीडीएस डिडक्शन, उसके बाद तो आपके टैक्स पे कुछ बचे ही नहीं ज़्यादा। यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। कोई भी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू टैक्सेबल, कोई भी इनकम एचपी में तभी आएगा अगर वो बिल्डिंग से इनकम है और बिल्डिंग के साथ लैंड।
अगर वो खाली जमीन भाड़े पे लगाते हो ओनली लैंड, तो वो अदर सोर्सेस या पीजीबीपी में आएगा। तो कौन सा इनकम इसमें आएगा बेटा? रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ लैंड एपर्टेनेंट देयर टू। बिल्डिंग ये रेसिडेंशियल हाउस भी हो सकता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, दुकान, कुछ भी हो सकता है। और लैंड का मतलब लैंड कनेक्टेड विद बिल्डिंग लाइक गार्डन, गैरेज वगैरह। खाली जमीन भाड़े पे लगाएंगे तो अदर सोर्सेज। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड था ऑनरशिप। ये बिल्डिंग का इनकम तभी आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, आप बिल्डिंग के ऑनर है। लीगल ऑनर से कोई मतलब नहीं, बिल्डिंग आपके पोजीशन पे है, डीम्ड ऑनर तो भी चलेगा, बट लैंड का मालिक कौन है उससे कोई मतलब नहीं। बिल्डिंग आपका होना चाहिए, जमीन आप भाड़े पे लेके रखो, ये आपका है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एसएससी मस्ट बी लीगल और डीम्ड ऑनर ऑफ बिल्डिंग। रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ मतलब नहीं। ऑनरशिप फ्री होल्ड और लीज होल्ड राइट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लैंड का। अगर ऑनरशिप डिस्प्यूटेड है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा कि किसके हैंड्स पे टैक्सेबल है। कुछ नहीं बोला तो जिसके पोजीशन में बिल्डिंग है या जिसको रेंट मिलता है उसके ही हैंड्स पे टैक्सेबल होगा। इफ एसएससी इज नॉट ऑनर द रेंटल इनकम अदर सोर्सेस में। एंड लास्ट कंडीशन था, एक था बिल्डिंग होना पड़ेगा, एक ऑनर। एंड द लास्ट कंडीशन, इस बिल्डिंग को आप अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं करेंगे। यानी रमेश गुप्ता का खुद का बिल्डिंग है, वो भाड़े पे लगा दिया, आप टेनेंट उसमें रहो, बिजनेस करो, ऑफिस करो, कोचिंग करो, आपकी मर्जी, मेरे लिए एचपी। बट रमेश गुप्ता खुद के बिल्डिंग में खुद का कोचिंग सेंटर खोल दिया, दैट घर विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, वो एचपी में आने वाला नहीं है। द प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज एक्सेप्ट द ऑनर्स ओन बिजनेस प्रोफेशन। रेंटल इनकम ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को पीजीबीपी में नहीं दिखा सकते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आया है। अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी रेंट में लगाना तो आपका पीजीबीपी है। अगर प्रॉपर्टी इज स्टॉक इन ट्रेड, होते ना बिल्डर्स, रियल एस्टेट डीलर्स, फ्लैट वगैरह बना के रखे, बिक ही नहीं रहा है तो स्टॉक इन ट्रेड है, तो 2 साल तक उसका वैल्यू नील मानेंगे, उसके बाद उसको वो भी टैक्सेबल। तो building held in stock in trade is also taxable under the head HP. Up to 2 years its value will be taken as nil even if the property is not let out। उसके बाद लेट आउट नहीं करेंगे तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा आपका दो ही कैलकुलेशन इस चैप्टर में, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, और कुछ छुटपुट बातें। तो इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का रैपिड रिवीजन, आप म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट देखेंगे तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर और फिर स्टैंडर्ड रेंट से लोअर विल बिकम एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे एक्सपेक्टेड रेंट होगा? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर इसका रेंट रिसीव या रिसीवेबल से कंपेयर किया जाएगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलेगा। इसका कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। तो फर्स्ट स्टेप था एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, फिर रेंट रिसीव से कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा दैट विल बिकम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर 24-25 में माइनस करेंगे। दो बातें ध्यान रखना, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है, नॉट पेड, नो डिडक्शन, या टेनेंट पे करेगा तो नो डिडक्शन, ड्यू, नॉट पेड और पेड बाय टेनेंट, नो डिडक्शन। तो जो भी पेमेंट किया इस साल 24-25 में दैट इज अलाउड। माइनस करने के बाद एनुअल वैल्यू मिलेगा, एनुअल वैल्यू से घर का कोई भी खर्चा माइनस नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू फिक्स्ड, इग्नोर एक्सपेंसेस, घर का कोई भी खर्चा नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। एनुअल वैल्यू का 30% मोदी जी फिक्स कर लिए। और घर बनाने के लिए रिपेयर लोन, परचेज, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए, इंटरेस्ट इज अलाउड, इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे, और इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस पे, इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे नो लिमिट, सेल्फ ऑक्युपाइड पे लिमिट होता है 30,000 और 2 लाख का, लेट आउट पे नो लिमिट।
आइए इसी का एक्सप्लेनेशन, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट सरकारी रेंट है, हमेशा 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना। बट अगर आपने प्रॉपर्टी ही खरीदा है 1 जुलाई 24 को, तो पहली साल जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो पहला साल के लिए 9 मंथ्स ही रहेगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट 1 साल का दिया रहेगा, कन्वर्ट इट टू 9 मंथ्स। फिर उससे कंपेयर करेंगे रेंट रिसीव या रिसीवेबल का। तो रेंट रिसीवेबल का कैलकुलेशन ट्रिकी है, देखेंगे एनुअल रेंट से लॉस ड्यू टू वैकेंसी एलडीवी अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे, तो जो फिगर आएगा उसे कहते रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। अब जीएबी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जीएबी रेंट रिसीव या रिसीवेबल अगर ग्रेटर है या इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट सरकारी रेंट, तो रेंट रिसीव ही जीएबी बन गया। अगर रेंट रिसीव कम है सरकारी रेंट से, तो ड्यू टू लॉस ड्यू टू वैकेंसी, यानी कैलकुलेटर में रेंट रिसीव में वैकेंसी प्लस कर लेना, और आप पार कर गए एक्सपेक्टेड रेंट को, तो मान लिया जाएगा एलडीवी के कारण कम है, तो रेंट रिसीव भी क्या बन जाएगा जीएबी। और कोई रीजन है तो हम लोग चोर माने जाते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट इज जीएबी। आरआर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, आरआर ही जीएबी। आरआर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी प्लस कर देना। अगर पार कर दिया एक्सपेक्टेड रेंट को ड्यू टू वैकेंसी, तो एक्सपेक्टेड तो आरआर ही जीएबी। और नॉट ओनली ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी भी अदर रीजन डैश डैश, तो आप चोर है, एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी। मैं नहीं कहता, टैक्स कहता है। फिर देखे थे 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ये अलाउड है एक्रूअल बेसिस में। 24/5 का इंटरेस्ट 24/5 में अलाउड होगा, पे करो चाहे ना करो। कुछ बातें ध्यान से सुन लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर is deductible on accrual basis. Interest on new loan taken to repay original loan for above purpose is also allowed. Suppose मैंने SBI से लोन लिया था 10% इंटरेस्ट पे घर बनाने के लिए। अब एक्सिस बैंक वाला मेरे को 8% पे दे रहा है लोन, तो मैं एक्सिस से लोन लेकर SBI को वापस कर दिया, तो आज से एक्सिस का इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट तो अलाउड है, बट ब्रोकरेज कमीशन, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया, नो डिडक्शन। लोन लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग फी, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह लगा है, उसका डिडक्शन नहीं। एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है बेटा, दिस इज इंटरेस्ट बिफोर फाइनेंशियल इन विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड और कंप्लीटेड। जिस फाइनेंशियल ईयर में घर रेडी हुआ उसके पहले तक का। सपोज आपने घर रेडी कर दिया 10 जून 24, तो इसके पहले 31 मार्च 24 तक जितना भी इंटरेस्ट लगा उसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, डिडक्टिव इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो ईयर ऑफ कंप्लीशन तो आप समझ ही गए। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी आगे चलकर पढ़ेंगे, उसमें इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शंस थोड़ा लिमिट पे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 प्रॉपर्टीज, आप 1 या 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो, इसका एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, नील। अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में जाते हो तो कोई इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का आंसर हो जाएगा 0। अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, एक घर सेल्फ ऑक्युपाइड करो या 2 घर, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा नॉर्मली मैक्सिमम 30,000, 2 लाख भी मिल सकता है लोन 1499 या उसके बाद कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए। और ये कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट करना है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन, जिस साल लोन लिया उसके फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 5 साल, और एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको 2 लाख का डिडक्शंस मिलेगा। 1 हाउस प्रॉपर्टी हो या 2 हाउस प्रॉपर्टी,
टोटल आपको 30,000 या 2 लाख से मिलेगा, और रिपेयर के लिए तो 30,000, और डिफॉल्ट में जाएंगे तो मोए मोए। प्रॉपर्टी अनऑक्युपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, आपका गुवाहाटी में घर था, 1 साल में कभी नहीं रहे क्योंकि कोलकाता में नौकरी कर रहे हो, तो कोलकाता में अगर रेंटेड घर पे रहते हो तो गुवाहाटी का घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे, एनुअल वैल्यू 0। पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, आपका एक घर है 2 फ्लोर, 1 फ्लोर लेट आउट, 1 फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड, तो आप उसको 2 पार्ट में कैलकुलेट करो, फिगर्स को प्रोपोर्शनेटली ले लेना है आपको। सेल्फ ऑक्युपाइड में तो एनुअल वैल्यू 0 लेते, वहां तो कुछ वैल्यू ही नहीं देखना है, सिर्फ इंटरेस्ट प्रोपोर्शनली ले लेना। लेट आउट में म्युनिसिपल फेयर एंड स्टैंडर्ड रेट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट सब प्रोपोर्शनेटली ले लेना। डीम टू बी लेट आउट, बेटा आप 2 से ज़्यादा घर को सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस बना के रखते हो, ओनली 2 घर का प्यार मोदी जी देंगे सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, और बाकी सब घर को मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट। तो मिस्टर एक्स के पास 3 घर है, तीनों सेल्फ ऑक्युपाइड, तो आप जैसे कंसल्टेंट को डिसाइड करना है किसको सेल्फ ऑक्युपाइड बनाओ किसको लेट आउट, तो आप वर्किंग नोट बनाकर देख लेना, तीनों घर को लेट आउट मान के इनकम देख लेना, जिस घर का इनकम सबसे ज़्यादा है हाईएस्ट वो सेल्फ ऑक्युपाइड, सेकेंड हाईएस्ट फिर सेल्फ ऑक्युपाइड, जिसका इनकम कम है वो लेट आउट। इंटरेस्ट होगा तो कॉम्बिनेशन बना के देखिएगा जो आप क्लास में जरूर से किए होंगे। कॉम्पोजिट रेंट, बेटा कभी कभी अपने घर के साथ साथ कुछ सर्विसेज भी देते हैं, लिफ्ट, सिक्योरिटी वगैरह, तो वाटर सप्लाई, तो सर्विसेज के लिए भी पैसा लेते घर का, तो घर वाला पैसा एचपी में आएगा, सर्विसेज के लिए जो पैसे लिए हमारे अदर सोर्सेज में आएगा, तो सर्विसेज के लिए मैंने आपसे 10,000 लिया, 8,000 खर्चा किया, तो 2,000 अदर सोर्सेज, और घर वाला पैसा एचपी। रेंट ऑफ बिल्डिंग एचपी, चार्जेस फॉर फैसिलिटीज, बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में कितना आएगा जो चार्जेस लिया माइनस एक्सपेंसेस। कभी कभी बिल्डिंग के साथ साथ घर में फर्नीचर, एसी वगैरह, गीजर वगैरह लगा उसके साथ भाड़े पे देते, तो देखना है कि बिल्डिंग और एसेट को एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं क्या, अगर नहीं कर सकते इनसेपरेबल, तो जो भी रेंटल इनकम मिलेगा आइदर पीजीबीपी और आईएफओएस अदर सोर्सेज, अगर बिल्डिंग एसेट को सेपरेट कर सकते, बिल्डिंग के बिना भी, एसेट्स के बिना भी बिल्डिंग भाड़े पे लग सकता है, तो बिल्डिंग वाला रेंट एचपी में, एसेट्स वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। अनरियलाइज रेंट आरआर में मिला था, अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है रेंट ऑनर कैनॉट कलेक्ट, टेनेंट थोड़ा बदमाश था, रेंट नहीं दिया, तो उसे कहते हैं अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट को अपने क्या किए थे, एनुअल रेंट से माइनस किए थे ऊपर। इट इज अलाउड इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इंपॉर्टेंट है, अनरियलाइज रेंट का डिडक्शंस तभी मिलेगा इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टेनेंसी इज बोनाफाइड, जो मैंने आपको रेंट पे लगाया वो बोनाफाइड जेन्युइन, टेनेंट हैज वेकेटेड, आप मेरे घर पे रेंट जो धक्का मार के आपको निकालेंगे, और स्टेप्स हैज बीन टेकन या निकालने का कोशिश कर रहे हैं। टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, आप इस संसार में मेरा कहीं भी घर हो, चांद में भी घर हो तो नहीं रहना, और ऑनर ट्राई टू कलेक्ट। 4 कंडीशंस, इस पे क्वेश्चंस भी रहता है, 4 क्या, बोनाफाइड रहना है, वेकेटेड, स्टेप्स टेकन टू वेकेट, नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ कहीं और मेरा घर, और आई ट्राइड अ लॉट। अगर असेसिंग ऑफिसर ये चारों बात से संतुष्ट है तो डिडक्शन देगा, अगर ऐसे बोल देगा टेनेंट एक घर ही नहीं छोड़ा या कहीं और घर पे रह रहा है, दिल्ली के घर से निकाल के गुवाहाटी के घर में, तो अनरियलाइज रेंट का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आगे चलकर ये अनरियलाइज रेंट रिकवर हो जाता है तो उसे कहते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, या रेंट वगैरह बढ़ा देते, पहले टैक्स नहीं लगा तो उसको कहते हैं एरियर रेंट रिसीव। तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट या एरियर रेंट वो टैक्सेबल होगा 30% डिडक्शंस के साथ जब पैसा मिला। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट या एरियर रेंट इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड आफ्टर 30% डिडक्शन, नो एक्सपेंसेस अलाउड इवन इफ प्रॉपर्टी सोल्ड। आप मेरा 5 साल पहले रेंट मारे थे दिल्ली वाला, मैं दिल्ली के घर बेच दिया और अभी आके मेरे को एरियर रेंट दे रहे हो, अनरियलाइज रेंट दे रहे हो, आज मैं ऑर्डर नहीं हूं फिर भी एचपी में इनकम आएगा आएगा आएगा। नेक्स्ट बेटा को ऑनर,
एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ऑनर है, से दो भाई, एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय मल्टीपल ऑफ डिफरेंट शेयर, तो फिर कैसे होगा? अगर लेट आउट कर दिया उस प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी को एक ही घर मानो, उसका इनकम निकालो और दोनों भाई में बांट दो। इनकम कैलकुलेटेड एज इफ सिंगल ऑनर एंड इनकम इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑनर्स इन देयर रेशियो। अगर भाई लोग सेल्फ ऑक्युपाइड किया, दो फ्लोर है, एक फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड किया, तो भाई 1 के लिए एक सेल्फ ऑक्युपाइड एनुअल वैल्यू 0, भाई 2 के लिए एक सेल्फ ऑक्युपाइड एनुअल वैल्यू 0, बट दोनों भाई को अलग अलग से इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिलेगा 30,000 2 लाख। ऐसे मत समझना 30,000 भी डिवाइडेड बाई 2 लैक्स भी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे नहीं सोचना। डीम्ड ऑनर, बेटा आप लोगों को तो पता ही है अकाउंट्स टैक्स में लीगल ऑनर से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा दिखेगा कागज पत्र किसी और के नाम पे, बट आप डीम्ड ऑनर है, आपके लिए टैक्सेबल होगा। अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी इवन इफ नॉट लीगल ऑनर। 5 सिचुएशन है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस, स्पाउस को दिया तभी क्लबिंग में छोड़ दिए थे हाउस प्रॉपर्टी, और माइनर चाइल्ड एक्सक्लूडिंग मैरिड डॉटर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर स्पाउस को और माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसिडरेशन घर ट्रांसफर किया तो ट्रांसफरर ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा, उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। 2 सिचुएशन पे नहीं होगा, वाइफ हस्बैंड के बीच इन कनेक्शन विथ लिविंग अपार्ट, और माइनर मैरिड डॉटर माइनर मैरिड डॉटर को देखोगे तो न्यू मॉम न्यू पॉप के पास घर चला जाएगा, नो क्लबिंग। और विदाउट कंसिडरेशन हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख का घर 10 लाख पे बेच दिया, तो फिर डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट नहीं है। होल्डर ऑफ इम्पर्टिबल स्टेट इज डीम्ड टू बी ऑनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इन विद इन द स्टेट। कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको डिवाइड नहीं कर सकता, उसके अंदर बहुत प्रॉपर्टी है जो होल्ड करके रखा है, वही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं जिसके बेसिस पे आपको घर अलॉट किया गया, तो घर का लीगल ऑनर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट यू आर डीम्ड ऑनर, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। रिटेन अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेस और रिटेन प्रॉपर्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने घर आपको बेचा है और ये पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, दैट इज मैंने घर बेच दिया, आपने मेरे को पैसे भी दे दिए, मैंने चाबी भी दे दिया, पोजीशन भी दे दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो फिर भी उस घर का ऑनर लीगली तो आप नहीं है, फिर भी आप आज से ऑनर बन गए, आपके हैंड्स में वो घर टैक्सेबल होगा। और पर्सन एक्वायरिंग राइट इन अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में आप लीज एग्रीमेंट मोर देन 12 ईयर्स, किसी भी बिल्डिंग पे आप भाड़े पे रहते हो जिसका लीज एग्रीमेंट मोर देन 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स के बाद आप डीम्ड ऑनर बन जाओगे। एंड लास्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी अगर इंडिया के बाहर है आपका, तो इंसिडेंट्स तो पढ़े थे, ROR होगा तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, ROR टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट RNOR के लिए तभी टैक्सेबल वो रेंट मिला इंडिया में। और कैलकुलेशन जैसे इंडिया में किए थे ना, यूएसए में करे तो यूएसए का टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सब माइनस होगा। बेटा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आप लोग को सैलरी, एंड ये था बेटा HP का। नाउ लेट्स वेट फॉर सैलरी।